देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं, दिल्ली से छपने वाले अखबारों के इस बंडल के साथ। हर रोज आपको बताता हूं कि इस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, और कुछ खास ऐसी जानकारी जो अगर मैं रिसर्च के ज़रिए या किसी और माध्यम से अगर मेरे पास होती है वो भी आपसे शेयर करता हूं। आज की बात शुरू करें दोस्तों, उससे पहले एक दुखद, विचलित करने वाली, मानसिक तौर पर परेशान करने वाली और उस खबर के पहलू को पढ़ने और समझने के बाद दिमागी तौर पर बहुत आक्रोश, तकलीफ और न जाने किस मानसिक अवस्था से गुजरने वाली खबर मैंने अखबारों में देखी। हालांकि कल इसके बारे में मुझे जानकारी मिली थी, मैंने ट्वीट भी किया। लेकिन चूंकि एक बेटी का पिता हूं मैं, इसलिए मैं जब बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार, छेड़छाड़ या ऐसी जघन्य शारीरिक हिंसा की खबरें पढ़ता हूं तो बहुत देर तक विचलित और परेशान होता हूं और सोचता हूं उस शख्स के बारे में जिसके लिए 4 साल की बेटी, 2 साल की बेटी, 1 साल की बेटी, 6 साल, 5 साल, उम्र कोई पैमाना जिसके लिए नहीं होता। किस मानसिक अवस्था के लोग, किस मानसिक विकृति के शिकार वो लोग होते होंगे, कैसी दरिंदगी उनके भीतर होती होगी जो 3 साल, 6 साल, 5 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ भी बलात्कार करते हैं, कई बार मार डालते हैं, कई बार ऐसी हरकतें करते हैं कि उसे पढ़ना और उस खबर से गुजरना अपने आप में लगता है बहुत बड़े टॉर्चर से गुजरना है। तो आज के अखबारों में भी ये खबर है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के ऐसी खबरों को नहीं बता सकता हूँ, कई खबरें हैं। इस खबर को बताने से पहले मनोज सिन्हा को लेकर खबर है, जो कल आपको पता होगी कि उन्हें एलजी नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर का। उसके कुछ पहलू हैं जो अखबारों में छपे हैं। चीन ने जिस ढंग से अतिक्रमण किया, उल्लंघन किया एलएसी का, घुसपैठ की, उसको लेकर कल रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक डॉक्यूमेंट रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। लेकिन उस डॉक्यूमेंट को परसों अपलोड हुआ, माफ़ करें, और उसके बाद कल वो जब खबर आई तो वो डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया गया। उसको लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाया था शाम को, और आज अखबारों में है। किस तरह से है, लेकिन सबसे ख़ास तरह से, सबसे प्रमुखता से, आक्रामकता से और जैसे होना चाहिए सवालों के साथ, वो द टेलीग्राफ में आज फिर छपा है। तो द टेलीग्राफ की हेडलाइन से भी परिचय करूंगा, बाकी खबरें भी। और इसके अलावा सीबीआई ने सुशांत की जांच शुरू कर दी है। बिहार में 70 लाख की आबादी बाढ़ से ग्रसित है। और रिजर्व बैंक की एक बड़ी खबर है कि रिजर्व बैंक ने कैसे लोन रिस्ट्रक्चर किया है। कोरोना का मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। देश में 20 लाख मरीज कोरोना के हो गए हैं और पता नहीं आगे आने वाले महीनों में हम क्या देखने वाले हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं दोस्तों टेलीग्राफ की खबर, टेलीग्राफ की हेडलाइन, और चीन को लेकर कैसे भारत सरकार ने पहले कबूला, फिर उसको डिलीट किया, और ये कबूलने में भी कैसे 70-75 दिन बाद कबूला पता नहीं किसी अधिकारी ने अपलोड किया और रक्षा मंत्रालय की तरफ से या पीएमओ की तरफ से दबाव में डिलीट किया गया। उसके बारे में कुछ खबरें हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। टेलीग्राफ की इस हेडलाइन को भी आगे इसमें और क्या जानकारी हो बताऊं। लेकिन इस बच्ची वाली खबर पर नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, हर अखबार में है, लेकिन मैं नवभारत टाइम्स पहले उठाता हूं क्योंकि सबसे विस्तार से नवभारत टाइम्स ने छापा है। हिंदुस्तान और बाकी अखबारों में अंग्रेजी में भी है। पहले पन्ने पर नवभारत टाइम्स की खबर है। और कई बार इस ऐसी खबरों में हेडलाइन और ऐसी जानकारियां होती है जिसे पढ़ना भी अपने आप में एक टॉर्चर से गुजरना होता है। निर्भया केस में फांसी से नहीं रुकी दरिंदगी, बच्ची की जान खतरे में। और दिल्ली में जो एक घटना हुई पश्चिम बिहार इलाके में, जो दरिंदा है, जो बलात्कारी है, वो पकड़ा गया है। एक आरोपी, 12 साल इस बच्ची की उम्र है। इसकी ज़िंदगी के कुछ घंटे अहम हैं, हालत नाजुक है। डॉक्टरों का कहना है कि उसे अंदर तक चोट आई है, 2 बार सर्जरी हो चुकी है। बच्ची की स्थिति के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। ये खबर है। और उसके बाद नवभारत टाइम्स में अंदर के पन्ने पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग जो भी इस खबर को सुनेंगे उस टॉर्चर से गुजरेंगे जिस टॉर्चर से मैं गुजरता हूं। अंदर ये नवभारत टाइम्स ने बहुत विस्तार से छापी है खबर। लेकिन समझना ज़रूरी है कि हमारे आपके बीच, हमारे आपके आसपास
हमारे आपके समाज में, हो सकता है हमारे आपके घरों में किस तरह की मानसिकता वाले लोग रहते हैं। और हमारे आपके बीच ही ऐसे बलात्कारी रहते हैं, कई बार हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। और ऐसी बच्चियों के साथ जो ऐसी हैवानियत करते हैं, ये आंकड़े कहते हैं कि उसके परिचित, परिजन, रिश्तेदार, करीबी दोस्त, पिता के दोस्त, माँ के रिश्तेदार, ऐसे लोग होते हैं। घर की चार दीवारियों में ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन इस घटना के बारे में और कुछ आंकड़े भी बताऊंगा, और उसके बाद फिर बार बार कह रहा हूं, चीन बहुत अहम है और चीन पर भारत सरकार का झूठ बहुत अहम है। और उसके बाद बाकी खबरें, रिजर्व बैंक का जो लोन रीस्ट्रक्चर की खबर है वो पब्लिक और आपके मतलब की खबर है। जिंदगी और मौत से लड़ रही एक और निर्भया, पुलिस के शिकंजे में हैवान, अगले 48 घंटे ज़रूरी, बर्बरता से किया रेप। स्वाति मालीवाल के हवाले से ये जानकारी है, चूँकि स्वाति मालीवाल मिलने गई थी और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। और एक बात माननी पड़ेगी कि स्वाति ने बीते सालों में बहुत संघर्ष किया है ऐसे मामलों में सख्त कानून के लिए और फास्ट ट्रैक फैसले के लिए, फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए, और लगातार वो मिलती रही हैं। इसमें पता चला जो आरोपी है वो पार्क में ही रहता सोता था, कोई पार्क में जेल से पहले भी जेल जा चुका है, आसपास की जगहों पर घूम रहा था। केस की पड़ताल में पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले आरोपियों के हिस्ट्री शीट खंगाली, तो जमानत पर छूट कर आए चोर उचक्कों की लोकेशन का पता चला, उसी में किसी को पकड़ा। पुलिस का दावा है आरोपी मंगलवार को चोरी के इरादे से कमरे में घुसा था। कमरे में अकेली बच्ची ने जब उसे टोका, शोर मचाने की कोशिश की तो उसने दबोच लिया। आरोपी ने नशे में बेरहमी से लड़की पर कैंची से ताबड़तोड़ वार किए, उसे मरा हुआ समझकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है गिरफ्त में आने के बाद आरोपी के शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए। बच्ची के बारे में जानकारी है, पेट में जख्म, सिर की हड्डियों में फ्रैक्चर, और उसके बाद कह और बता नहीं सकता जिस तरह की जानकारियां उस बच्ची के बारे में है। और स्वाति मालीवाल ने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर है। डॉक्टर ने हमें बताया उसकी आंतों और प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें हैं, पेट के अंदर गहरे जख्म हैं, स्कल में कई फ्रैक्चर हैं, शरीर में कई निशान हैं, एक ऑपरेशन किया जा चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वाति मालीवाल के हवाले से इसमें है, मैंने बच्ची को देखा है, उसके साथ बर्बरता से रेप किया गया, उसका पेट एक तरह से फट सा गया है। स्वाति ने कहा अस्पताल में हमने माँ पिता से बात की है, गरीब परिवार है, पिता फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, हमारी टीम उनके साथ है जो भी। और बाकी इसके बच्ची के लोअर एब्डोमेन में गंभीर इंजरी है, डॉक्टर ने उसकी भी सर्जरी कर दी है। अभी बच्ची आईसीयू में है, उसे दवा दी जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार 1-2 दिन बाद ही उसकी सेहत के बारे में आकलन संभव हो पाएगा और उस बच्ची का इलाज चल रहा है। अब ये तो हालत है और ये खबर कई अखबारों में है, 1-2 अखबारों में कुछ और है, बताता हूँ और उसके बाद कुछ आंकड़े की बात करता हूँ, क्योंकि ये विचलित करने वाली खबरें देश के हर हिस्सों में होती है और हम लोग हर रोज़ पढ़ते सुनते हैं। और सिस्टम, समाज, पुलिस जब तक सब सचेत नहीं होगा, और हम अपने परिवार की बेटियों को लेकर, तब तक इन्हें बचाया जाना मुश्किल है। बच्चियों की बात मैं आज कर रहा हूँ। धारदार, अब ये भास्कर की हेडलाइन है, हेडलाइन आप देख पा रहे हो, मैं कोशिश करूंगा नीचे लगा दूं। अब इसमें हेडलाइन में कुछ ऐसी लाइन का इस्तेमाल है, ऐसे शब्दों का जो विचलित करने वाला है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। धारदार हथियार से सिर, पेट समेत 1 दर्जन जगहों पर वार, और वही पेट से अधिक खून बह गया था। आने वाले 48 घंटे कितने भारी हैं उस बच्ची के लिए। और 2 दिन तक 100 CCTV फुटेज खंगालने के बाद पहचाना गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे संदिग्ध आरोपी जो जेल में रहे, जेल से छूट के आए, पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे आपराधिक मामले आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं, हत्या की कोशिश और सेंधमारी के मामले दर्ज हैं, तो ऐसे मामलों में क्या पुलिस की भी लापरवाही होती है क्या, कि वो इस तरह से आज़ाद कैसे घूमते हैं और क्या करते हैं। इसमें एक आंकड़ा मैं समझने की कोशिश कर रहा था थोड़ा, कि और आपको बताने के लिए भी, मैंने 20 लेख लिखे हैं, 20 बार। और मैं न्यूज़ चैनल में रहते हुए जब भी ऐसी घटनाएं होती थी, घंटों इस पर मैंने बात की है, घंटों, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा बहुत विचलित करने वाली ऐसी खबरें होती है। और मैंने दिल्ली में अभी 2 साल पहले की बात है, 5-6 ऐसी घटनाएं हुई थी, होती है, बट उस समय की, चूँकि मैंने उस पर बहुत लिखा था। 2 साल 3 साल की बच्चियाँ, उसके छोटे छोटे जूते, उसके खिलौने, उसकी किताबें, उसकी कॉपी, जिस पर 3 साल की बच्ची कैसे लिखती होगी या 4 साल की बच्ची कैसे लिखती होगी। एक 1.5 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में घटना हुई थी, उसका छोटा सा जूता, उसका वो तस्वीर आज भी मुझे याद है। वो बच्ची बची नहीं थी, किसी अस्पताल में सफदरजंग में भर्ती थी।
तो ऐसी घटनाएं होती हैं। खैर, एक आंकड़ा मैं देख रहा था अभी कि निर्भया कांड के बाद दिल्ली में दुष्कर्म के दर्ज मामलों में 132% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2017 में अकेले जनवरी महीने में दुष्कर्म के 140 मामले दर्ज किए गए। ये कहीं से मैंने रिसर्च से एक साथी को कहा थोड़ी जानकारी निकालो। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में देश में हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग थी, जबकि 25% से ज़्यादा पीड़िताओं की उम्र 18 से 30 साल थी। आंकड़ों के मुताबिक 94% मामलों में आरोपी के पीड़ितों के परिचित, परिवार सदस्य, दोस्त, सहजीवन साथी, कर्मचारी थे। ये मैंने आपको बताया। और इसमें बच्चियों के मामले भी हैं। और साल 2000 के अंत तक एक अदालत में 1,27,800 से अधिक मामले लंबित पड़े थे। उस साल सिर्फ 18,000 मामलों की अदालतें सुनवाई कर सकी। भारत में बीते एक दशक में बलात्कार के जितने भी मामले दर्ज हुए उनमें केवल 12 से 20% मामलों में सुनवाई हुई है। बीते साल सरकार ने यह भी कहा कि बलात्कार के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 1000 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह और उसके बाद ऐसी घटनाएं और हादसे अपनी जगह। एक और अखबार में विस्तार से मैंने देखी, वो बताते हुए तब दूसरी खबर पर बढ़ता हूँ दोस्तों। ये दैनिक हिंदुस्तान है। यहाँ भी शिकंजा 52 घंटे के बाद बच्ची के दरिंदे को दबोचा, और पहले भी कब कब घिनौनी घटनाएं हुई है। और ये सब जानकारी है। महिलाओं के साथ अपराध के आंकड़े हैं, जो आंकड़े मैंने भी कहीं से आपको रिसर्च के ज़रिए जो मैंने निकलवाया था वो आपको बता दिया। तो ये परेशान करने वाली खबर, जहाँ भी जिस भी शहर में, देश के किसी भी हिस्से में आप रहते होंगे, ऐसी खबरें आती होंगी। लेकिन बर्बरता, इंसान के नाम पर ये लोग मतलब कलंक छोटे शब्द हैं। चलिए खैर, तो अब उसके बाद दूसरी खबर दोस्त जो आप लोगों के दोस्तों मतलब की है। सभी लोन के मामले में रीस्ट्रक्चर किया है रिजर्व बैंक ने। वो खबर बताऊंगा, उससे पहले मुझे लगता है चीन की बात ज़रूरी है। चीन की बात नहीं, भारत सरकार के उस दस्तावेज की बात जिस दस्तावेज को डिलीट कर दिया गया है। तो मैं उस दस्तावेज और उससे जुड़ी खबरों से बात शुरू करता हूं दोस्तों। थोड़ा सा मैं जब भी ऐसी खबर पढ़ता हूं तो मुझे वापस अपने उसमें आने में टाइम लगता है। खैर, अमर उजाला की लीड है, रक्षा मंत्रालय ने माना चीन ने मई में किया था पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण। अगर इस खबर को देखें, जो ये डॉक्यूमेंट डिलीट करने वाली खबर है, जो कल भी मैंने अपने वीडियो में डाला है, ये खबर अगर देखें तो हिंदी में कायदे से सिर्फ अमर उजाला ने छापा है। हिंदी में, अंग्रेजी अखबारों में है, भास्कर ने भी थोड़ा छापा है, और इकोनॉमिक टाइम्स और अंग्रेजी अखबारों में भी है। कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो खबर छापी थी, रजत पंडित की स्टोरी थी, और उसके बाद ही बवाल मचा और उसके बाद डिलीट हुआ। अमर उजाला ने वही छापा है कि किस तरह से पेंगोंग के उत्तरी तट, गोगरा और कुग्रांग नाला समेत पूर्वी लद्दाख के अलग हिस्सों में 17 और 18 मई को अतिक्रमण हुआ था, और उसके बाद ये जानकारी और कैसे डिलीट किया गया, इस पर विस्तार से मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन बाकी जगह आने से पहले दोस्तों चलता हूँ सबसे पहले टेलीग्राफ ने आज क्या छापा है इसी खबर को। टेलीग्राफ की हेडलाइन आप देख पा रहे हैं, व्हाट द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स एंड क्राउन कांट हाइड। सम्राट का नया कपड़ा और क्राउन किस चीज को छिपा नहीं सकता। और कपड़े की बात क्यों टेलीग्राफ ने की, आपको याद होगा वो चर्चित भाषण कि लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं। प्रधानमंत्री का वो भाषण जिस पर बहुत विवाद हुआ था, और टेलीग्राफ ने उनके भाषण पर एक बार और उनके अलग अलग कपड़ों में उनकी तस्वीरें भी टेलीग्राफ ने हेडलाइन में लगाई थी, क्योंकि बहुत विवादित भाषण था कि किसी के लिए आप किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत दिनों तक बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ जताते रहे। खैर, टेलीग्राफ ने एक खबर छापी है, और उसी में टेलीग्राफ की 2 सब हेडिंग है। नीचे आप जो देख रहे हैं मैं उसका हिंदी अनुवाद बता दूंगा। एक में है सैलरी क्राइसिस इन यूनिवर्सिटीज स्कूल्स, एक बॉक्स है। एक में है वेनिस्ड रेड हॉट डॉक्यूमेंट ऑन चाइना, वही जो डॉक्यूमेंट गायब हुआ है, जो डिलीट किया गया, जो डॉक्यूमेंट एक मंथली सूचना की तरह ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था, जिसमें चाइनीज घुसपैठ की बात कबूल की गई थी और उसके बाद हंगामे के बाद डिलीट किया गया। और एक बॉक्स है द कवर अप, और द कवर अप में वो जानकारियां हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या था, पॉइंट वाइज लिखा है टेलीग्राफ ने, और उस डॉक्यूमेंट के रहने से इम्प्लीकेशन क्या होता वो भी पॉइंट वाइज लिखा है कि अगर डॉक्यूमेंट में ये है
कि चीन घुसा, चीन ने अतिक्रमण किया, चीन ने घुसपैठ की, तो प्रधानमंत्री के उस कहे को झुठलाना था जो प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा था कि ना कोई घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी ने भारत की किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। तो इस तरह से टेलीग्राफ ने उसको लिखा है। और जो सैलरीज क्राइसिस यूनिवर्सिटीज स्कूल्स लिखा है, उसमें टेलीग्राफ ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से देश के स्कूल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी क्राइसिस है, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स को बहुत जगह हटाया जा रहा है या छुट्टी पर, अवैतनिक छुट्टी पर भेजा जा रहा है। कुछ दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने लिखा है कि उस यूनिवर्सिटी में अभी जुलाई की सैलरी नहीं मिली, हालांकि अभी 6 ही दिन हुआ है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की क्या हालत है, ये सब लिखा है। और उसके अलावा जो एक बॉक्स है जिसमें लिखा है कि कैसे वो डॉक्यूमेंट भारत सरकार भारत के प्रधानमंत्री के झूठ का ही खुलासा कर रहा था, पोल खोल रहा था, उस डॉक्यूमेंट को हटाया गया। और उस खबर में लिखा है कि चीनी घुसपैठ के अधिकारिक दस्तावेज को चुपके से रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया गया है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि यह दस्तावेज पीएम के 19 जून वाले बयान को कंट्राडिक्ट करता था, इसलिए हटा दिया गया। बुधवार रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड पहला दस्तावेज था जिसमें चीनी घुसपैठ को स्वीकार किया गया। गुरुवार सुबह हटा दिया गया और ऊपर के आदेश के बाद ऐसा किया गया क्योंकि विवाद पैदा हो सकता था। ये टेलीग्राफ ने लिखा। ये हेडलाइन आपने देख ली। यही खबर बाकी जगह भी है, लेकिन ये खबर बहुत अहम है। कल भी मैंने बात की थी कि कबूल करने में दिक्कत क्या है और बार बार इस तरह से बोलने से अपनी पोल खुलती है। बोलने, मिटाने, झूठ बोलने और न मानने 70 दिनों तक सरकार के तौर पर भले तमाम तरह की मीटिंगें हो रही हैं। 5 बार मीटिंग मिलिट्री लेवल की टॉक्स हो चुकी है। अजीत डोवाल से लेकर विदेश मंत्री, चीनी विदेश मंत्री की बातचीत हो गई। हर तरह से हेडलाइंस, हटी चीनी सेना, भागी चीनी सेना, और उसके बाद ये खबरें। इस पर बहुत वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए विस्तार से नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये खबर कई अखबारों में है और कई अखबारों में नहीं है। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने भी छापा है, इसने भी वैसे ही छापा है कि कैसे चाइनीज एग्रेशन या चाइनीज घुसपैठ, चीनी घुसपैठ की खबर को कैसे हटा दिया गया, ये इसने भी छापा है। और अमर उजाला बता चुका, भास्कर ने भी छापा है, लेकिन मैं दिखाता हूँ जागरण ने कैसे छापा है इसको। ये दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण में है, चीन ने किया एलएसी का उल्लंघन, सैन्य गतिरोध लंबा खिंचने के आसार। ये जागरण की हेडलाइन है। इसके नीचे एक बॉक्स है, रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर दस्तावेज में यह बात मानी, बाद में हटाया। इस खबर में है, वो खबर लिखी गई है, लेकिन इसको जिस प्रमुखता से इसकी हेडलाइन में वो बात होनी चाहिए, वो हेडलाइन में वो बात नहीं। आप पढ़ेंगे पूरी बात तो आप समझ जाएंगे। ना समझो तो अनारी है वाली बात है। और उसके बाद रिजर्व बैंक की खबर है। इसमें एक जागरण में अंदर एक खबर है, मनोज सिन्हा की खबर पर आने से पहले बता दूं, जिस पर मैं चाहता था कि मैं जागरण में है या किसी और अखबार में, रुकिए, नहीं शायद किसी और अखबार में, चलिए मैं आता हूं। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो मनोज सिन्हा की खबर है, जो सारे अखबारों में है कि मनोज सिन्हा कैसे उनको जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी से जम्मू कश्मीर में पहली बार सियासी तौर पर एक, पहली बार नहीं मतलब इस 370 हटने के बाद, उसके पहले भी सतपाल मलिक थे और उसके बाद अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको हटाया जा रहा है, हटा दिया गया, बल्कि उनकी जगह इनको भेजा गया। क्यों हटाया गया उसकी कुछ वजह हिंदू अखबार ने छापी है, विजेता सिंह ने, जिसमें कहा गया उनके कुछ मतभेद चल रहे थे अमित शाह से और गृह सचिव से और इसलिए, और मुख्य सचिव से, इसलिए उनको पहले फारिग किया गया अपने जिम्मेदारी से। और घाटी में सियासी टर्न, नेता मनोज सिन्हा बने एलजी। और उसके बाद मनोज सिन्हा के सामने क्या चुनौतियां हैं, कश्मीर को कैसे उसमें राजनीतिक प्रक्रिया वहां शुरू करेंगे, कश्मीर में आतंकियों के हौसले बुलंद रहे हैं या जो भी कश्मीर में आतंकी गतिविधि है उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, और इस तरह से कैसे चुनाव की पृष्ठभूमि बनाएंगे या कैसे वहाँ की स्थितियाँ बहाल होगी, इस पर खबर है। एक दिलचस्प चीज़ है कि हर अखबार ने मनोज सिन्हा को लेकर बहुत ही उनकी प्रोफाइलिंग की है कि कैसे मनोज सिन्हा गाज़ीपुर से 3 बार जीते, केंद्र में मंत्री रहे, इस बार हारे तो कैसे केंद्रीय सत्ता से, दिल्ली की सत्ता से किनारे हो गए,
फिर उसके बाद कैसे अमित शाह और मोदी से उनकी प्रॉक्सिमिटी है, कैसे उनका एक जातीय वोट बैंक है, वो जातीय वोट बैंक, जातीय आधार होना भी कोई कंसिडरेशन है क्या, या अमित शाह और मोदी की गुड बुक में होना। मनोज सिन्हा पहले यूपी के चुनाव के वक्त अचानक इनका नाम भी चला था, जिस भी कॉर्नर से इनका नाम आया और यहाँ तक आया कि ये काशी विश्वनाथ पहुँच गए। जिस दिन नाम का ऐलान हुआ उसी दिन इन्होंने मान लिया, क्योंकि अखबारों में कुछ खबरें छपी और चैनलों पर तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई थी कि मनोज सिन्हा होंगे यूपी के सीएम मार्च 2017 में, और ये काशी विश्वनाथ पहुंच गए तभी खबर आई कि नहीं योगी होंगे। तो कैसे नाम चला या नहीं चला, या प्लांट खबर थी, और उसके बाद पूरी कहानियाँ, और फिर मनोज सिन्हा के होने के मायने, ये हर अखबार में डिटेल एक खबर छपी है। और इसको बड़े उस तरह से छापा गया है कि जैसे होता है ना मास्टर स्ट्रोक, बहुत बड़ा फैसला है और मनोज सिन्हा के जाते ही क्या कुछ बदल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने बहुत विस्तार से छापा है, सेंटर सेंड्स पॉलिटिशियन मनोज सिन्हा एज एलजी, और उसके बाद कीपिंग जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन प्रोसेस इन माइंड, और इसी तरह से कई खबरें इसमें, 4 या 5 खबरें इसमें छापी है जो जम्मू कश्मीर और मनोज सिन्हा से रिलेटेड है। इसी में खबर एक है कि कुछ लोग वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सिन्हा का जो अब तक पब्लिक स्टेटमेंट रहा है वो उनके लिए इनकरेजमेंट की वजह नहीं बन सकता है, क्योंकि वो पब्लिक स्टेटमेंट मुस्लिम्स के अगेंस्ट रहा। हालांकि उतने उग्र बयान मनोज सिन्हा आमतौर पर नहीं देते, लेकिन कुछ बयान होंगे, और उसके बाद चूंकि बीजेपी के नेता हैं इसलिए उनको लेकर जो एप्रीहेंशन है वहाँ के लोकल लीडरशिप में है। और एप्रीहेंशन की वजह है कश्मीर, जो 1 साल से कश्मीर में जो स्थिति है, यहाँ से हमें नहीं पता चलता है, यहाँ से हमें लगता है सब कुछ अच्छे हैं, सबके अच्छे दिन हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत वहाँ कुछ और है। तो ये है रोल ऑफ एडवाइजर्स अब कम होगा, क्योंकि अब तक जब ये नौकरशाह जब एलजी होते हैं या राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, तो उसके मामले में बहुत सारे नौकरशाहों की भूमिका होती है। लेकिन और इसके पहले अगर देखेंगे 80-90 के दशक में तो नौकरशाह भी होते थे, जगमोहन जैसे लोग थे, जीसी सक्सेना जैसे लोग थे, कई पूर्व फौजी भी रहे हैं वहाँ जो जम्मू कश्मीर में जिनकी भूमिका रही है। तो अब इसमें है कि उनकी भूमिका कम होगी, और उसके बाद है इसमें भी इनकी प्रोफाइलिंग है और इनके पब्लिक कनेक्ट, लोगों से इनकी बातचीत का तरीका, और किस तरह से ये वहाँ के पॉलिटिशियन से, वहाँ के लीडरशिप से, वहाँ के जो और वहाँ की आम जनता है उन सब से संपर्क करके किस तरह से स्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे या कर सकते हैं, जो सरकार चाहती है उस तरह की कोशिश होगी। ये खबर है। अमर उजाला में एक खबर है, उसके बाद मैं रिजर्व बैंक पर आऊँगा। अमर उजाला में पहले पन्ने पर वही है, मुर्मू जो पहले थे उपराज्यपाल वो कैग के लिए नियुक्त किए गए हैं, CAG। और उसके बाद ये इसमें एक खबर है जो मैं पहले मुझे याद आया जागरण में, और उसके बाद कोरोना पे आऊँगा। कोरोना की स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है देश में। एक खबर है, देखिए खबर नहीं, एक विश्लेषण मान लीजिए। हिमांशु मिश्रा ने लिखा है, राम धर्म विशेष नहीं संस्कृति के प्रतीक, PM का अयोध्या से मुस्लिमों को संदेश, यूं ही नहीं किया इस्लामिक देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान में राम की स्वीकार्यता का जिक्र। चलिए, अच्छी हेडलाइन है, राम धर्म विशेष नहीं संस्कृति के प्रतीक, ये ठीक है। PM का अयोध्या से मुस्लिमों को संदेश, और नीचे सब हेडलाइन की, यूं ही नहीं किया इस्लामी देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान में राम की स्वीकार्यता का जिक्र। क्या यही स्थिति है? क्या वाकई PM ने जो कहा वो मुस्लिमों को अच्छा संदेश किया? ये इंद्रेश कुमार के मुस्लिम जागरण मंच के कुछ मुस्लिम्स, या यूपी सरकार में मंत्री, या मुख्तार अब्बास नकवी, या शहनवाज हुसैन, या किसी ज़माने में सिकंदर बख्त जैसे लोग आरिफ बेग भी हुआ करते थे, क्या ऐसे कुछ चेहरों के आधार पर मुस्लिम के लिए संदेश और मुस्लिमों के लिए उनके दिल में जगह और मुस्लिमों के प्रति उनके सद्भावपूर्ण नज़रिए का प्रतीक है क्या? क्या कोई सुनकर समझकर जिस ढंग से 6 दिसंबर को हुआ, जिस ढंग से वहाँ बाबरी ढांचा गिराया गया, जिस पर 2 वीडियो में बना चुका हूं, उसके बाद अगर इंडोनेशिया मलेशिया से तुलना कर रहे हैं तो आपको नहीं पता। मैं इंडोनेशिया भी गया हूं, मैं मलेशिया भी गया हूं, मैंने बाली में देखा, मैंने परसों के वीडियो में जिक्र किया, वहां रामायण का मंचन होता है, राम की मूर्तियां लगी हैं चौराहे पर बाली में, और मुस्लिम बहुल देश है जिसका जिक्र मोदी ने किया, मुस्लिम आबादी वाला देश है। हालांकि बाली में बौद्ध बहुत है, लेकिन ऐसे जकार्ता और बाकी हिस्सों में, लेकिन वहाँ क्या ऐसे राम सेवक होते हैं? वहाँ क्या राम सेवकों की
कार सेवकों की, माफ करें, कार सेवक ऐसे होते हैं क्या? वहां ऐसे कथित राम भक्त होते इतने उग्र? क्या वहां ऐसा होता है क्या कि किसी को मार दिया जाए, किसी को गौ रक्षक के नाम पर गुंडागर्दी हो और उसकी पिटाई के समय भी जय श्री राम बोलने के लिए उसे कहा जाए? क्या उसे कहा जाए कि हनुमान, जय श्री हनुमान बोलो, जय हनुमान बोलो, और उसे पीटते पीटते मार दिया जाए? आपने रांची की तस्वीरें देखी थी, वीडियो, शायद अगर मुझे नाम याद है तबरेज नाम था उसका। तो क्या इससे तुलना आप इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान की कर रहे हैं? क्या इससे संदेश जाता है? क्या जिस तरह से बीजेपी के बहुत सारे नेता बयान देते हैं उससे संदेश जाता है? प्रधानमंत्री मोदी अगर 5 अगस्त की तुलना 15 अगस्त से करते हैं तो क्या संदेश जाता है? इस देश में जहां राज धर्म होना चाहिए वहां धर्म सत्ता की तरह अगर बात होने लगी, धर्माधिकारी की तरह, जो कल टेलीग्राफ में ने लिखा था, महंत की तरह, जैसे दुनिया के दूसरे देशों में चर्च और स्टेट की लाइनें मर्ज होती है, अगर उस तरह से करेंगे तो दोनों में फ़र्क है। जिस आज़ादी की लड़ाई में सुखदेव से लेकर भगत सिंह से लेकर और तमाम ऐसे शहीद जिसके लिए शहीद हो गए, उधम सिंह से लेकर बिस्मिल तक, चंद्रशेखर आज़ाद तक, और उसके बाद आज़ादी के दीवानों की लंबी फहरिस्त है। हज़ारों लाखों लोग कितना टॉर्चर सहा और उसके बाद हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। उसके बाद आक्रोश होता है ऐसी बातें सुनकर, और उसके बाद आप इस मानसिकता से प्रचार प्रसार करते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों को संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों को जो संदेश दिया वो मुस्लिम समझते हैं, और बीजेपी जो संदेश देती है वो भी समझते हैं, और योगी ने जो कल ही संदेश दिया वो भी समझते हैं। योगी ने क्या कहा कल इंटरव्यू में? योगी ने टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा कि मैं मस्जिद के लिए, मुझे बुलाया भी नहीं जाएगा, अगर मस्जिद बनती है बुलाया भी जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू धर्म की परंपरा का निर्वाह करने का मेरा हक है। तो वो हिंदू पहले है, वो हिंदू धर्माधिकारी महंत पहले है, मुख्यमंत्री बाद में है, उनका राजधर्म बाद में है, पहले उनका हिंदुत्ववाद वो पहले हावी है। तो फिर कैसे करें मुस्लिम को संदेश? एक आदमी जो राज सत्ता पर बैठा है उसका राजधर्म क्या है? चलिए खैर, लंबी बात हो गई इस पर चूंकि बहुत बार मैं बात कर चुका हूं, और ये आकलन, ये इस तरह की बातें सिर्फ एक प्रचार की तरह होता है। और कल आपको पता होगा टीवी अभिनेता समीर शर्मा का शव पंखे से लटका मिला था, एक खबर वो भी थी। नए उपराज्यपाल सिन्हा आज करेंगे अपने रोड मैप का खुलासा। ये सारी खबरें हैं। उसके बाद मैं आता हूं उस खबर पर जिसका जिक्र मैं शुरू में कर रहा था, और कोरोना के विकराल को टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है, और आरबीआई की बड़ी खबर है। पहले आरबीआई कर लेते हैं। आरबीआई में है सभी लोन रीस्ट्रक्चर हो सकेंगे, सभी तरह के लोन, और ये जानकारी आप सबके मतलब की होगी। हर तरह का लोन रीस्ट्रक्चर करवाकर डिफ़ॉल्टर होने से बचा जा सकता है। इसका फ़ायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो मार्च 2020 से पहले के डिफ़ॉल्टर रहे हैं। इसमें इसका मकसद कहा जा रहा है कंज्यूमर क्रेडिट, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, शेयर डिवेंचर्स आदि के लिए लिया गया लोन रीस्ट्रक्चर हो पाएगा। भास्कर ने विस्तार से छापा है। भास्कर की एक अच्छी चीज़ है कि ग्राफिकल डिटेल छापता है। कई बार हो सकता है कहें कि खबर जैसे छपनी चाहिए वो नहीं छपती है, लेकिन जो छपती है उसमें थोड़ा विस्तार होता है और कई बार उसके डिटेल बहुत अहम होते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। तो ग्राफिक के ज़रिए भास्कर ने आज छापा है कि क्या इससे किसको कैसे फ़ायदा होगा। जो लोग 1 मार्च 20 तक नियमित भुगतान करते रहे वो अब किसी तरह से EMI नहीं दे पा रहे हैं, तो इस स्कीम की वजह से डिफ़ॉल्टर होने से बच सकेंगे। बैंकों का NPA नहीं बढ़ेगा, रीस्ट्रक्चरिंग का अधिकार बैंक के पास होगा। और ऐसे कैसे फ़ायदा मिलेगा ये भास्कर ने छापा है। बाकी अखबारों में भी है। मोटे तौर पर अगर देखें तो कई अखबारों की लीड यही है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया की यही लीड है, एक्सप्रेस की भी यही लीड है, ये रिजर्व बैंक वाली। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स की यही लीड है जो भास्कर के हवाले से मैं बता चुका आपको। तो ये हिंदुस्तान की भी यही लीड है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान टाइम्स की भी यही लीड है, देख पा रहे हैं आप, और द हिंदू की भी यही लीड है। फर्स्ट लीड सारे अखबारों में RBI की है। और उसके बाद आती है बात कोरोना की। और ये खबर अगर आप इस दायरे में आते हैं और लोन आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है तो आप इस खबर को समझें और का फ़ायदा उठाएं रीस्ट्रक्चरिंग का। और अच्छी बात है, ये पहल अच्छी है क्योंकि इस दौर में हर आदमी मंदी का शिकार कहीं न कहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कोरोना की दोस्तों।
देश में इसको भास्कर ने बहुत विस्तार से छापा। एक और बार भास्कर की फिर तारीफ करूंगा कि कोरोना के मामले में भास्कर को मैं लगातार देख रहा हूं बीते 3 महीनों से कि टॉप बॉक्स, हर रोज का डिटेल, दुनिया देश की तुलना, राज्यों की तुलना, ये विस्तार से भास्कर करता है बड़ी हेडिंग के साथ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। देश में कोरोना मरीज करीब 20 लाख, भारत में गुरुवार को कोरोना मरीज 20 लाख पार हो गए, इसमें 13,70,000 ठीक हो चुके हैं, ये जानकारी है। और उसके बाद यानी 15 अक्टूबर तक देश भर में कुल 12 लाख सक्रिय मरीज रह सकते हैं। अभी देश में 6 लाख सक्रिय मरीज हैं, इसमें 5% से कम आईसीयू ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। तो 15 अक्टूबर तक देश में 12 लाख सक्रिय मरीज हो सकते हैं, अभी 6 लाख हैं। मतलब अगले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 2.5 महीने बहुत अहम हैं, इसके हिसाब से इसने छापा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नए मरीज भारत में ही मिले हैं। भारत में रोज़ 2.4% की दर से मरीज बढ़ रहे हैं। ये भारत की स्थिति निश्चित तौर पर अगर बिहार और कई राज्यों की स्थिति देखेंगे तो उसमें लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, यूपी 1 जुलाई के बाद कहां कहां मरीज बढ़े हैं उसकी जानकारी है। और किन राज्यों में खतरा बना रहेगा, जहां घट रहा है। ज़्यादा खतरा वाले राज्य आंध्र, कर्नाटक, बिहार, केरल, झारखंड, असम, उड़ीसा, इनमें खतरा घटा, उसमें दिल्ली और गुजरात, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड वगैरह है। तो ये खबर है जो इसकी कोरोना की खबर है, और कोरोना की खबर को और अखबारों ने भी प्रमुखता से छापा है। इसके अलावा जो खबरें हैं, बड़ी खबरें मैं एक बार बता दूं। होता क्या है कि मैं कोई भी इस तरह की इमोशनल खबर पर थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं और उसके बाद संतुलन मेरा गड़बड़ हो जाता है। खैर, बाढ़ की खबर है जो उसमें भी भास्कर को मैं कहूँगा कि हर रोज़ वो छाप तो रहा है, कम से कम दिल्ली के अखबारों में बहुत बार वो दिख नहीं रहा है, पता नहीं चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है। बिहार और नेपाल से भारी बारिश के बाद बिहार में 8 नदियाँ लाल निशान के पार, बाढ़ से करीब 70 लाख, बोल रहा हूँ 69 लिखा हुआ, 69 लाख की आबादी घिरी। भागलपुर में 8 साल के बच्चे समेत 2 की डूबकर मौत, 62 साल का बुजुर्ग भी बाढ़ की पानी में और बच्चा पोखर में डूबा। बाढ़ की त्रासद स्थितियाँ हर साल साल दर साल की स्थिति है। ये स्थिति बदलती नहीं है, नेतृत्व बदलता है, नेता बदलते हैं, चुनाव हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये बदलती नहीं है। और इसमें भास्कर में वही खबर थी, रक्षा मंत्रालय ने माना चीनी सेना 5 मई से भारतीय इलाके में घुसी, हालत नाजुक लेकिन तुरंत कार्रवाई हो। तो ये तो तुरंत कार्रवाई की बात तो कह ही रहे हैं, हालत नाजुक, तो काश ये सच भारत सरकार बोलती और उसके बाद लोगों को पता चलता कि देश में क्या स्थिति है। अभी भी सच कबूल करने में इनको दिक्कत है, क्योंकि वहाँ 56 इंच के सीने का सवाल हो जाता है कि कैसे माने कि सच मोदी जी के रहते चीन कैसे घुस सकती है। और यही प्रोपेगेंडा, यही उनके जो प्रचार तंत्र के लोग हैं, मीडिया के साथी हैं, इसी चीज़ को बढ़ाते हैं। और वही और जब ऐसी स्थिति होती है तो खबरें आप अचानक देखेंगे चैनलों से वो खबरें गायब हो जाती है। आम कर्जदारों कंपनियों को भुगतान, रिजर्व बैंक से राहत, ये खबर है। सुशांत केस में सीबीआई का शिकंजा। तो दोस्तों, मैं ये खबर मोटे तौर पर जितनी दिख गई, टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर कोविड की खबर है। इंडियाज़ कोविड काउंट क्रॉसेस 2 मिलियन, 62,000 केस थर्सडे को एक दिन में मिले। मनोज सिन्हा सरप्राइज पिक एज न्यू JNK LG, ये बता ही चुका मैं। और इसमें उस लड़की से भी, जो 12 साल की लड़की के साथ जो घटना हुई, जिसका जिक्र शुरू में मैंने काफ़ी विस्तार से किया, वो जानकारी है। सीबीआई ने रिया के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, वो है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कैसे गायब किया, वो सब खबरें हैं। एक लेख मैं चाहता था कि एक्सप्रेस में खबर लेख है, एक आर्टिकल है, 2-3 आर्टिकल है, बट एक आर्टिकल मैं ख़ास तौर से रेकमेंड करता हूँ कि वो उस आर्टिकल को आप पढ़िए, एक्सप्रेस में या हिंदू में, देख लेता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। हाँ, ये एक हसीब द्राबू की है, लिसन टू द वैली, और इसी में द न्यू LG एक एडिटोरियल है, लेकिन एक कश्मीर का पक्ष है, उस पक्ष को भी समझना चाहिए। और ख़त्म करने से पहले दोस्तों, आज रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की, और उनकी पुण्यतिथि को याद करते हुए 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में पहले भारतीय जिन्हें नोबेल मिला, उन्हें दार्शनिक, साहित्यकार, चित्रकार, नाटककार, सब कुछ आप मान सकते हैं। जनगण मन इनकी रचना है।
और उनका एक राष्ट्रवाद को लेकर उनकी एक लाइन है, वो कहते हुए मैं ख़त्म करूंगा, जब तक जिंदा हूं मानवता के ऊपर राष्ट्रवाद को जीतने नहीं दूंगा। मानवता को उन्होंने राष्ट्रवाद से ऊपर माना था। राष्ट्रवाद क्या होता है और उस राष्ट्रवाद में मैं तो इसको फर्जी राष्ट्रवाद बोलता हूं, जो राष्ट्रवाद हम देख रहे हैं। तो उन्होंने उसकी परिभाषा क्या है उस पर कभी और बात, लेकिन ये जिंदा हूं तो मानवता से ऊपर राष्ट्रवाद को मानूंगा। राष्ट्रवाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब ने अगर सब्सक्राइब, जिन साथियों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मुलाकात होती रहेगी, हर रोज़ अखबारों के साथ आता हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन